सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलैरिटी क्या चीज़ है? क्या समझते हो तुम लोग सिमिलैरिटी से? मतलब सेम मतलब कॉन्ग्रेंट में क्या होता था? और सिमिलर में क्या होता है फिर? हाँ, साइज छोटा बड़ा हो जाना, ये चीज़ होती है सिमिलर होना, ठीक है। सिमिलर सिमिलैरिटी सिमिलर क्या होता है भाई? कौन ऑनलाइन वालों में से कौन बता रहा है मुझे? तो सिमिलर शेप सेम होनी चाहिए, साइज कैसा भी हो सकता है। शेप सेम होनी चाहिए, यानी कि एक ये ट्रायंगल बना दूं और एक ये ट्रायंगल बना दूं, तो ये दोनों शेप्स हैं तो ट्रायंगल ही, तो क्या ये सिमिलर है? सर मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताओ, बिल्कुल कोई भी बताओ, मैंने तो बोला है। सर नहीं, ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। थोड़ी नहीं, बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी तेज बोलो। कोई और जना बताए जब तक महक अग्रवाल अपना माइक ठीक कर रही है। पलक, हाँ सर। क्या कहोगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में? हो सकता है पढ़ा ही ना हो आप लोगों ने, तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है इस शब्द को लेके बयान, वो तुम बयान दे दो जो समझ में आ रहा है, मतलब सर मतलब इनकी वैल्यू सेम होंगी। वैल्यूज सेम होंगे, ओके। करण का क्या कहना है? सर एंगल सेम होंगे लेकिन साइड्स का डिफरेंस होगा। साइड्स का डिफरेंस होगा? डिफरेंस बोले तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज कॉपी करी, यहाँ पे मैं कोई इमेज लेता हूँ बुक में से ही। आप ये इन्होंने देखो खुद ही दे रखा है इस चीज को, तो मैं यहाँ पे ये इमेज कॉपी करने लगा हूँ। ये मैंने इमेज ले ली, ठीक है। अब इसी को मैंने सेलेक्ट करा और एक है, मैंने इसको इस तरीके से फैला दिया। इमेज तो वही है, इमेज तो वही है, लेकिन ये कुछ अटपटी सी दिख रही है इस टाइम पे, यानी कि इसकी जो पहले वाली रेशो थी, यानी कि स्टेप में बैक करूं, एक ये लिया मैंने, इसी इमेज को कॉपी करा। एक बार और देखो, समझा रहा हूं मैं, अभी प्रॉपर आ रहे हैं अभी पॉइंट पे। इसी इमेज को मैं एक बार और पेस्ट कर रहा हूं और एक बार मैं और पेस्ट कर रहा हूं, मैं एक बार और पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये 4-5 बार मैंने उसको पेस्ट कर लिया, ताजमहल को, ठीक है। सब जानते हैं कि क्या है ताजमहल, ठीक है। अब मैं इसको, ये इमेज मैंने सेलेक्ट करी और कंट्रोल फंक्शन दबा के मैंने इसको, कंट्रोल की दबा के मैंने इसको ड्रैग किया, कम या ज्यादा साइज किया इसका। तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये कंट्रोल फंक्शन क्या कर देता है, इसकी इमेज का ना रेशो बराबर रखेगा, यानी कि जितनी लंबाई थी या जितनी उसकी लेंथ थी और जितनी उसकी चौड़ाई थी, विड्थ थी, वो वैसी ही रेशो में कम या ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आपको मैं इतना बड़ा करके दिखा दूंगा तो ये वाली इमेज में और ये वाली इमेज में तुम्हारे को कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं आ रहा, बस ये लग रहा है कि इसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो रेशो लेंथ की थी और जो विड्थ की रेशो थी, वही यहां पे रहेगी, लेंथ और विड्थ की रेशो। क्या हुआ इसका मतलब, अगर ये 3 या 4-3 की रेशो है, अगर ये 4-3 की रेशो है, तो यहाँ पे भी 4-3 की ही रेशो रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3 अगर आ रहा है, यानी कि अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी हो गई है, ये 4 क्यों होगी? अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 4 और 3 नहीं होगा, मैं रेशो वाली बात कर रहा हूँ। यानी कि हो सकता है ये मैंने बड़ा करा और ये हो गया 8 और ये हो गया 6, ठीक है, ऐसे हो गया। जो इसकी चौड़ाई वाला पार्ट है वो 6 हो गया और जो लेंथ वाला पार्ट है वो 8 हो गया, मानो मैंने जब इसको बड़ा किया तो ऐसे हो गया। जो एक्चुअल था वो 4 और 3 था। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? बोल रहा हूं जो समझ में आ रही है सबको, बात क्या नहीं आ रही? जो बात मैं बोल रहा हूं वो समझ में आनी जरूरी है, ठीक है, बेसिक बात है ये इसकी। इसकी जो लंबाई वाला पार्ट था वो 4 है और जो चौड़ाई वाला पार्ट है वो 3 है। अब यूनिट सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, ये तुक्के की बात है कि सेंटीमीटर में इतना होगा, हो सकता है बड़ा या छोटा हो ये, ठीक है। जब मैंने इसको ड्रैग करके बड़ा किया, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट दबा के किया, कंट्रोल शिफ्ट से क्या होता है, साइज बड़ा छोटा नहीं होता, वो उसी तरीके से बढ़ता है, जो रेशो होती है उसी रेशो को लेके वो साइज बढ़ता है। अब मानो बड़ा करने के बाद ये लेंथ वाला पार्ट नापा तो ये 8 आया और चौड़ाई नापी तो वो 6 आई। अगर मैं 6 और 8 को रख के काटूं तो कितना आ जाएगा?
2 से काटूंगा तो 3 और 4 ही आएगा ना, वापस मेन वाली वैल्यूज आ जाएंगी, 6 की जगह पे 3 और 8 की जगह पे 4 आ जाएगी मेन वाली वैल्यूज। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस इमेज को कंट्रोल दबाए बिना मैं सेंटर से ऐसे ही बिना कोई की दबाए में ऐसे बढ़ा दूं, तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसकी देखो जो एक्चुअल इमेज थी ये वाली थी, हमारे साथ वाली है, ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने क्या करा, सिर्फ उसकी लेंथ को बढ़ाया एक तरीके से। देखो चौड़ाई वाला पार्ट बढ़ रहा है, देखो इसके अंदर चौड़ाई बढ़ रही है उसकी, नहीं बढ़ रही ना, ये चौड़ाई इसकी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ लेंथ वाला पार्ट बढ़ रहा है। तो अब ये शेप जो अब बनी है और जो पहले वाली थी वो सिमिलर नहीं रहेगी। ठीक है, ये दोनों शेप सिमिलर नहीं है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का भी रेशियो वही उसी तरीके से बढ़ना चाहिए जैसा एक्चुअल में था, और साथ में उसकी शेप में भी फर्क नहीं आना चाहिए, यानी कि वो चीज वही रहनी चाहिए, कहने का ही मतलब है। यानी कि अब मैं इसको नाप रहा हूं तो मानो इसकी लेंथ तो 8 आ गई, लेकिन उसकी चौड़ाई पहले वाली ही रही, जो पहले वाली चौड़ाई थी 3 वो 3 की 3 ही रही, लेकिन जो लेंथ वाला पार्ट है वो 8 हो गया। तो अब इसको अगर मैं काटूं, क्या रेशियो मुझे पहले वाली मिल रही है? पहले वाली रेशियो तो ये थी 3:4, अब नई रेशियो कितनी मिल रही है मुझे? 3:8। तो ये दोनों शेप्स जो है सिमिलर नहीं है। बात समझे हो कि नहीं समझी हो? यस सर। कोई और किसी को कुछ डाउट, जो कि अटपटी सी बात समझ में ना आई हो, लग रही हो, कुछ बोलना चाहता हो कोई जना? अभी आपने ये समझाया ना, इससे पहले तो नहीं समझाया था आपने? नहीं। अच्छा, ये वाली इमेज देखो, ये मेन पहले वाली इमेज है, वही 4 और 3 वाला पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे था 4 और 3 ऊपर दिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस ताजमहल को ऐसे बढ़ा दूं, देखो अब मैंने क्या करा यहाँ पे, उसकी लंबाई वाला पार्ट तो वैसे ही रहने दिया था, वो 4 था, वो 4 ही रहने दिया, लेकिन जो उसकी ऊंचाई थी यानी कि जो चौड़ाई थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की, लेंथ और ब्रेड्थ की सेम रेशियो नहीं चल रही जो पहले थी, तो ये दोनों शेप्स सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको एक सेम रेशियो के हिसाब से बढ़ाऊं, प्रोपोर्शनली बढ़ाऊं, प्रोपोर्शनली मतलब सेम रेशियो, बराबर रेशियो, अगर वो पहले वाली रेशियो के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई बढ़े, वो पिक्चर जितनी मर्जी बड़ी कर दूं, इमेज जितनी मर्जी बड़ी कर दूं, ये दोनों शेप्स हमारी सिमिलर होंगी ही होंगी। क्लियर होती है बात कि नहीं होती? ठीक है, तो सिमिलैरिटी हम कैसे जज करते हैं दो शेप्स के अंदर? तो दो पॉलीगन यानी कि अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल यानी कि इसमें इनफाइनाइट साइड्स हैं, अगर एक पॉलीगन को मैं बढ़ाता ही चले जाऊं, उसके अंदर साइड्स की संख्या इतनी कर दूं कि वो समझ में ना आए, मेरे बस से बाहर हो जाए, तो हमें वो सर्कल मिल जाएगा। आखिर में क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कल एक ये बनाऊं और एक ये बनाऊं और एक ये बनाऊं और एक ये बनाऊं, ये सारे सर्कल सिमिलर हैं। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल में क्या चीज कॉमन है इन सारे सर्कल में, कि इनका एक सेंटर पॉइंट है और सेंटर से जो इनकी बाउंड्री वाला पार्ट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि हर तरफ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आर होगा, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा। ठीक है, यानी कि हर तरफ से वो जो सर्कल बन रहा है, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। तो सारे सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो कैसा भी सर्कल बना दूं, वो दोनों सर्कल सिमिलर होंगे, वो दोनों सर्कल्स सिमिलर होंगे। अच्छा जी, अब अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, जैसे कि अभी ताजमहल वाली बात हमने करी थी, शेप ली थी हमने, रेक्टेंगल शेप ली थी, रेक्टेंगल को अगर मैं प्रोपोर्शनली बढ़ाऊं, यानी कि जिस रेशो में यहाँ पे उसी रेशो में साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन रेशो साइड्स की वही आएगी जो पहले वाली थी 3:4, जैसे कि यहाँ पे 3:4 थी। 3:4 का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा हर शेप के अंदर 3:4 मिलेगा तुम्हें, मैं अपने दिए हुए एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे इन साइड्स का रेशो 3:4 है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये वाली विड्थ वाला पार्ट अगर 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई वाला पार्ट अगर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लेंथ और जो ब्रेड्थ की रेशो है वो आएगी 4:3। ठीक है, और अगर मैं ब्रेड्थ और लेंथ की रेशो देखूंगा तो 3:4 हो जाएगी। तो वो जैसे मर्जी लिखूं, वो मेरी चॉइस है लिखने वाली। ठीक है, और अब जब मैंने इस शेप को बढ़ाया था तो मैंने कहा मानो कि अगर ये 8 सेंटीमीटर आ जाए और ये 6 सेंटीमीटर आ जाए, तो अब मैं लेंथ और ब्रेड्थ का अगर मैं रेशो निकाल रहा था तो आया था 8:6, यानी कि कटने के बाद 4:3। वही पहले वाली ओरिजिनल जो रेशो चल रही थी वैसे ही रही ना, रेशो में कोई फर्क नहीं आया।
तो यहाँ पे रेशो में कोई फर्क नहीं आए, साइड्स की रेशो में कोई फर्क ना आए। साथ में एक चीज और देखनी है, एक चीज और देखनी है, एंगल्स भी बराबर रहने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ना कि शेप के सारे एंगल इक्वल हो। जो एंगल इसका आ रहा है वही एंगल यही होना चाहिए, यानी कि मैं अगर शेड करके दिखाऊं, जो येलो वाला एंगल है वही यहां होना चाहिए, येलो वाला एंगल। जो यहाँ पे ब्लू वाला एंगल जितने डिग्री का है वो यहां होना चाहिए, जितना ये ग्रीन वाला एंगल है उतना ही यहां होना चाहिए, ये जो ऑरेंज वाला एंगल है उतना ही यहां होना चाहिए। एंगल्स भी बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशो जो साइड्स का है वो भी अगर इक्वल है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर इन द सेम रेशो, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो पॉलीगन में ऐसा हो रहा है तो बोथ द पॉलीगन्स आर सिमिलर, दोनों के दोनों पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सेम नंबर ऑफ साइड्स की ही बात की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि मैं पेंटागन को, एंगल की बात रिपीट करना बस, एंगल वाली बात, कौन से वाली बात, फिर ये एंगल वाली बात, एंगल वाली repeat बात, कर दो। कोई भी दो पॉलीगन में आपको लिखा हुआ दिखाता हूं, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ दिखाता हूं, क्योंकि लिखे हुए को देखना और उससे समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहता है। बुक कहां पे गई, ये रही बुक। ये देखो, ये वाली स्टेटमेंट्स को पढ़ो, लास्ट वाली। अरे पंगा हो गया फिर से, एक सेकेंड। हाँ जी, यहां पे बताया है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगन्स जिनकी साइड सेम होंगी, आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे इफ फर्स्ट पॉइंट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बोले तो मैं एक रेक्टेंगल ऐसा ले रहा हूं और एक रेक्टेंगल ऐसा ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ रेक्टेंगल की जगह पे कोई और शेप और कोई शेप क्वाड्रिलेटरल, लेकिन रेक्टेंगल नहीं बनाता, इस तरीके से बना दिया मैंने कहा ये वाला एंगल जो है 1, ये 2 के बराबर है, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल और 7 8 के इक्वल, ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं इसका नाम इसी तरीके से लिखूं, क्योंकि पहला ही समझने वाला पार्ट है, तो जैसा नाम यहां चल रहा है, जैसे कि मैं टॉप से लेता हूं A B C D, ऐसे यहां पे लिखा P Q R S, तो ये दोनों शेप्स सिमिलर कब होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर मैं कहीं लिखना चाहता हूं कि A B C D इज सिमिलर टू P Q R S, अगर ये कंडीशन कहीं बन रही है अगर मानो, तो इसका ये मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि A P के इक्वल, B Q के इक्वल, C R के इक्वल, D S के इक्वल। क्लियर। एंड सेकेंड पॉइंट, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी रेशियो भी बराबर होगी। क्या मतलब हुआ इसका, कि मैं ए बी की अगर रेशियो निकालूं इसके साथ, पी क्यू के साथ, ठीक है, तो वो ए डी और पी एस की रेशियो भी उसी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। और बी सी और क्यू आर की रेशियो भी इसी रेशियो के बराबर आनी चाहिए, और सी डी और आर एस की रेशियो भी इसी रेशियो के बराबर आनी चाहिए। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, जो हमने इस साल पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ना है। ट्रायंगल्स के अंदर देखो हेडिंग क्या थी बुक के अंदर, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल्स। हमने बेसिकली पढ़ना ट्रायंगल्स है, लेकिन ट्रायंगल्स की ही सिमिलैरिटी नहीं होती, जितने भी पॉलीगन्स है सबकी सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले पॉलीगन की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा पॉलीगन होता ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल से शुरुआत हमारी की जा रही है यहाँ पे सिमिलैरिटी। लेकिन ट्रायंगल्स के अलावा अगर मैं और बड़ी शेप्स पे आता हूं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी बोले तो ट्रायंगल की भी सिमिलैरिटी, पेंटागन की, हेक्सागन की, और जो बड़े पॉलीगन्स होते हैं उन सब की सिमिलैरिटी में एक बात कॉमन होगी कि दो शेप्स सिमिलर तभी होंगी जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। बात को ध्यान रखना, इक्वल नहीं बोला यहाँ पे, बोला क्या गया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो बराबर होगी। इसको बोल देते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशो, ठीक है।
सेम रेशियो में साइड्स होंगी। और दूसरी चीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ना कि सारे के सारे एंगल्स फिगर के इक्वल होंगे, शेप के इक्वल होंगे, ये नहीं बोला। आप ये लेके नहीं चलें कि एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल इक्वल बताने हैं, नहीं, सारे एंगल इक्वल नहीं बताने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस शेप का एक एंगल उस शेप के दूसरे एंगल से बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके चार अलग अलग एंगल्स हैं और उसके जो चार अलग अलग एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि इसका एक इससे मैच करना चाहिए, इसका दूसरा दूसरे से मैच करना चाहिए, इसका तीसरा तीसरे से मैच करना चाहिए, इसका चौथा चौथे से मैच करना चाहिए, और साइड्स का रेशो भी बराबर होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब एक साथ मिल जाएंगी किसी भी पॉलीगन में तो वो दोनों पॉलीगन्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ये थोड़ी हो जाती है टेढ़ी खीर, ये हो जाती है थोड़ी सी टेढ़ी खीर। आसान खीर है ट्रायंगल्स पे, सबसे छोटे पॉलीगन पे, ठीक है। तो फिलहाल जो आज स्टार्टिंग हमने करनी है ना, वो सिमिलैरिटी को स्टार्ट नहीं करना, नाम चैप्टर का यही है सिमिलर ट्रायंगल्स, लेकिन जो आज हमने स्टडी करना है वो सिमिलर ट्रायंगल्स को नहीं करना। आज हमने बीपीटी को पढ़ना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को पढ़ना है, थेल्स भगवान की दी हुई थ्योरम को पढ़ना है, मैथमेटिशियंस थेल्स, ठीक है, जो उन्होंने जिस पे काम किया वो थ्योरम, थेल्स थ्योरम, और पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो आज हमने इसको स्टडी करना है। थोड़ा सा मैंने चैप्टर का नाम पे काम किया है आज की। सिमिलर चीज क्या होती है, सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब क्या है कि जो साइड्स है दोनों ट्रायंगल्स की, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। दूसरी चीज एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे। ये दो चीजें जब मिल जाएंगी तो शेप हमारी दोनों की दोनों पॉलीगन हमारे सिमिलर हो जाएंगे। और ये जो पॉलीगन की बात कर रहे हैं वो दोनों पॉलीगन का कंपैरिजन सेम साइड्स वाले पॉलीगन्स का ही होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि आप ट्रायंगल का आप क्वाड्रिलेटरल से करने ना बैठ जाएं, वो होगा ही नहीं, ठीक है। ट्रायंगल का ट्रायंगल के साथ, क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल के साथ, पेंटागन का पेंटागन के साथ। फिलहाल हमारा सिलेबस इतने ऊंचे हद तक नहीं गया, हमें सिर्फ ट्रायंगल तक सीमित रहना है, तो अभी ट्रायंगल पे काम हम करेंगे अगली क्लास में। आज हम चल रहे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखो आपके सामने है, नहीं आज सीख रहा है। हाँ जी, देखें जरा यहाँ पे एक ये अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ये वाला एक एग्जाम्पल। अगर आप बुक को थोड़ा सा ध्यान से कभी पढ़ो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती हैं बुक के अंदर। यहाँ पे देखो, अगर ये साइड है 2.1, पेन लेता हूँ यहीं पे ऑन कर रहा हूँ, 2.1 2.1 2.1 2.1, यहाँ पे 4.2 4.2 4.2 4.2। अगर मैं इसका इसके साथ रेशियो बना रहा हूँ तो 2.1 मैं मानो कि ऊपर रखता हूँ और 4.2 नीचे रखता हूँ। इसकी एक साइड ये वाली ली ब्लू वाली और इसकी ली ब्लू वाली, इन दोनों साइड्स का रेशियो रखा, बनाया, तो 2.1 ऊपर आया, 4.2 नीचे आया, कटने के बाद ये 2 आ जाएगा 1/2, यानी कि इसकी एक साइड इससे ऊपर नीचे करने में फर्क तो नहीं पड़ता ना? नहीं जी नहीं, किसी को भी ऊपर रखो किसी को भी नीचे रखो फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ऊपर रखो छोटा नीचे रखो, चॉइस आपकी होती है। जो चैप्टर का नाम है ना, मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ही समझा रहा हूँ। 2.1 और 4.2 की रेशो कितनी आई? 1/2। ऐसे ही अब आप दूसरी वाली साइड को ले लो, तो अभी मेरे पास ना दूसरा कोई पेन खुला नहीं हुआ, मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। मैं रेड कलर ले लेता हूँ। हाँ, तो मैंने अब रेड पेन लिया। अब मैं इस साइड के साथ रेशो बनाऊं, ठीक है, तो सेम बनेगा ना, 2.1 ऊपर और 4.2 नीचे, कटने के बाद 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही बची हुई साइड्स का भी आप रेशो निकालोगे 1/2 1/2 1/2, यानी कि इस दोनों शेप्स के अंदर, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो बराबर है, यानी कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर इन द सेम रेशो हैं, ये हमें दिख रहा है। लेकिन ये फिर भी दोनों की दोनों शेप्स सिमिलर नहीं है, क्योंकि दूसरी यानी कि टॉपिक में जो हमारी बुक के अंदर लिखा है वो पहली कंडीशन लिखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। ये एंगल 90 आ रहा है लेकिन ये एंगल आपको दिख ही रहा है कि 90 नहीं है, ठीक है, यानी कि रेड और ब्लू लाइन के बीच का जो एंगल है यहाँ पे हमें 90 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 दिख रहा है आपको नहीं। ऐसे ही आप अगर आगे चले जाओ तो ये भी 90 दिख रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें कोई और एंगल 90 दिख रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट साइड्स जो है वो रेशियो बराबर दे रहा है। तो ये दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करा रहा, इसलिए ये दोनों पॉलीगन है तो 4-4 साइड्स वाले, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है ये, ठीक है। ये दोनों शेप जो है सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल दो। सर आ रही है धीरे धीरे।
कुछ हद तक पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये तो दो बातें बताई हैं, समझ में आनी चाहिए, आई हैं कि नहीं आई हैं? सर ये दोनों तो आ गए। साइड्स का रेशो ये हर पॉलीगन के लिए है, ट्रायंगल्स के लिए कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, थोड़ा आसान टॉपिक हो जाता है, लेकिन उन्होंने इसलिए इस चीज को बताया कि बच्चे गलत इंफॉर्मेशन लेके बड़ी क्लासेस में ना चले जाएं और अफलातूनी ना बन जाएं। ये सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, वो रूल्स ऐसे बन जाएंगे अपने आप ही, आप देखेंगे जब हम थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन हर पॉलीगन के अंदर ऐसा नहीं होगा जैसा ट्रायंगल्स के अंदर हो जाता है। दोनों कंडीशंस एक साथ चाहिए हमारे को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तभी दोनों शेप्स हमारी सिमिलर होंगी, और दोनों शेप्स सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए दोनों पे। दोनों शेप्स, ये नहीं कह रहा हूं एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ही सिमिलर हो सकता है, ट्रायंगल ही सिमिलर हो सकता है, पेंटागन के साथ ही सिमिलैरिटी दिखाएगा, पेंटागन क्वाड्रिलेटरल के साथ सिमिलैरिटी नहीं बताएगा। क्लियर है ये बातें कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ले ले, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रहा हूं। तो 6.1 अगर हम देखें तो यहां, चलो मैं बता ही देता हूं क्या है इसके अंदर। यहां देखो कह रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर। क्या सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? अब कॉन्ग्रुएंट आपने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल फोटोकॉपी होने वाली बात। जब कॉन्ग्रुएंट हमने पढ़ा था 7th क्लास में पढ़ा हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट शेप्स को, और बेसिकली हमने ट्रायंगल्स को ही पढ़ा हुआ है। कॉन्ग्रुएंट हमने 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में डेप्थ में पढ़ा। जब हमने कॉन्ग्रुएंट शब्द को सीखा था तो क्या सीखा था हमने? कॉन्ग्रुएंट का मतलब था बिल्कुल सेम टू सेम, फोटोकॉपी वाली बात, कि एक की फोटोकॉपी कर ली तो दूसरी चीज और पहली चीज में कोई फर्क नहीं है, साइज हमने कम ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट ये जितना है उसका 100% ही सामने आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये ट्रायंगल लिया तो बिल्कुल सेम इसके जैसे ही ट्रायंगल बनना चाहिए, यानी कि इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूं तो ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये होंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना। तो क्या सारे सर्कल दुनिया के अंदर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं? नहीं। अगर मैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दूं और 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दूं तो कह सकता हूं कि 3 सेंटीमीटर वाला फोटोकॉपी है 5 सेंटीमीटर वाले की? नहीं, वो छोटा है वो बड़ा है। तो ये सिमिलर हो सकते हैं सारे सर्कल, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, तो सिमिलर होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। ये वाला कॉन्ग्रुएंट वाला नहीं आएगा। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, सिर्फ आंसर देके छोड़ देने वाली बात नहीं है, ये जहन में रखने वाली बात है, खोपड़ी में डालने वाली बातें हैं। समझ में आ रही है? तो ये सिमिलर कैसे हुए? सिमिलर मतलब वो बिल्कुल शेप बिल्कुल एक जैसी नहीं लग रही, सर्कल और सर्कल, यानी कि लेकिन साइज में तो डिफरेंस है ना। साइज में तो उसमें भी ताजमहल की पिक्चर में भी डिफरेंट था, जो अभी हमने ऊपर करके देखा था, यहाँ पे देखो आप, तो ये दोनों के साइज में तो डिफरेंट था ही, लेकिन ये दोनों सिमिलर थे, क्योंकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि जो हमारे साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनकी रेशियो बराबर रहेगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने कंट्रोल की को दबा के प्रेस करके मैंने ड्रैग किया था, तो उससे हमारा ये होता है कि रेशियो बराबर रहती है। जैसे 3-4 की रेशियो इसमें है, बड़ा जितना मर्जी कर लूँ वो 4-3 की रेशियो ही आएगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए दोनों शेप्स हमारी, ये दोनों जो ताजमहल की इमेजेस थी हमारी सिमिलर हुई थी। तो साइज तो बड़ा छोटा होगा, ऐसे तो बताना चाह रहा हूँ कि सर्कल भी बड़ा छोटा होता है, लेकिन जो सर्कल ये बता रहा होता है वही सर्कल वो बता रहा होता है, यानी कि ये भी जिस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है वो भी उसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, और सर्कल के अंदर एंगल वाली कोई बात होती ही नहीं है। सेंटर से 360 डिग्री का एंगल बनता है, वहां पे भी सेंटर से 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक बात होती है कॉमन, रेडियस बराबर होती है हर तरफ, उसमें भी रेडियस बराबर होगी हर तरफ, तो दोनों शेप्स सिमिलर हैं। सर्कल, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। और अगर 5 सेंटीमीटर वाला ए सर्कल है, 5 सेंटीमीटर वाला ही बी सर्कल है, तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट भी हैं। पलक बताओ। सर अब आ गया समझ। हाँ, कोई और कुछ बोला? किसी और का कुछ डाउट था? आगे बढ़ता हूं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर के कॉन्ग्रुएंट? सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं वो सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है? भाई स्क्वायर में क्या होता है, अगर आप देखो जरा ध्यान से, यहां पे अपने मेन शीट पे आ जाता हूं मैं, यहां देखो जरा ध्यान से, एक मैंने स्क्वायर बनाया, दूसरा स्क्वायर बनाया, तीसरा स्क्वायर बनाया, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइज बड़ा छोटा हो रहा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है साइज बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, शेप भी बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए, ठीक है, क्या ये होता है उसका मतलब। लेकिन यहाँ पे ये सिमिलैरिटी की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं सिमिलैरिटी, सिमिलर भी ना हो, ये ऑप्शन में ना दिया हो, लेकिन
हमारे से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया। सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, या दोनों ही नहीं होंगे? सिमिलर क्यों होंगे? बस इससे क्योंकि सारे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बस एंगल बराबर होने से सिमिलर नहीं होगा। और शेप्स के लिए, ट्रायंगल के लिए कंडीशंस चेंज होंगी, वो थ्योरम्स के टाइम पे प्रूव होगा। और शेप्स में ऐसा नहीं होता। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। आपका पॉइंट सही है कि 90 वाली बात तो हर किसी में आ रही है कि सबके एंगल 90 90 के ही होंगे। जितनी भी स्क्वायर बनेंगे सबके एंगल 90 ही होते हैं। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन ये भी तो चाहिए कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होनी चाहिए। मानो कि ये 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर था, ये 2 सेंटीमीटर वाली साइड का स्क्वायर था, और ये 3 सेंटीमीटर वाली साइड का स्क्वायर था। तो इसकी जितनी भी साइड होंगी सारी 1 1 1 होगी, इसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो 2 2 2 होंगी, इसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो 3 3 3 होगी। अगर मैं इसका और इसका रेशियो बनाऊंगा तो क्या इसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो बनेगा? हाँ बनेगा, 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2। चारों पे 1:2 ही बनेगा। इसका इसके साथ करूं 1:2, इसका इसके साथ करूं 1:2, इसका इसके साथ करूं 1:2, इसका इसके साथ करूं 1:2। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं पहले वाले का और तीसरे वाले का लूं तो 1:3 1:3 1:3 एंड 1:3। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो चारों तरफ 1:3 ही मिल रहा है, और पहले वाले में 1:2 मिल रहा था। चारों का जो रेशियो है वो आपस में बराबर आ रहा है। ठीक है, एंगल्स बराबर हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दोनों साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दोनों शेप्स हमारी सिमिलर हो गई। ऐसे ही पहली और तीसरी शेप में देख लोगे 1:3 का रेशो, दूसरी और तीसरी शेप में देख लोगे 2:3 का रेशो। एक साइड इसकी ले लूं, 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 आपको 2:3 का रेशो मिल रहा है। रेशो मतलब 2:3, हिंदी में बोले तो अनुपात, 2:3, समानुपाती, सेम रेशो, प्रोपोर्शनल। क्लियर है बात कि नहीं है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? तो रेशो बराबर है, एंगल्स बराबर है, इसलिए सारे के सारे स्क्वायर्स हमारे सिमिलर होंगे। क्या सारे के सारे रेक्टेंगल अगर मैं पूछूं क्या सिमिलर होंगे? बताएं, ऑनलाइन वाले बताएं कि क्या सारे के सारे रेक्टेंगल भी सिमिलर होंगे इसी तरीके से? यस और नो? कितने बच्चे कहते हैं यस? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे कहते हैं कि नहीं होंगे? हाथ खड़ा करें। करण का क्या कहना है? सिमिलर है। सिमिलर हैं। नहीं है सिमिलर। क्यों है सिमिलर बताओ आप करण। सर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल है। कैसे मतलब? हाँ तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग होंगी तभी तो हम उसको रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं, वरना स्क्वायर ही ना बता देंगे। अगर इसकी लेंथ 5 है और इसकी विड्थ वाला पार्ट अगर 3 है, ध्यान देना सारे जने। खैर इस टॉपिक को तो कोई भी आपको इतना एक्सप्लेन करेगा नहीं, रेक्टेंगल वाले या स्क्वायर वाले टॉपिक को तो ट्राइंगल पे सीधे जंप करेंगे सारे, स्कूल टीचर भी आपके यही करने वाले हैं। अगर मैंने कहा कि इसकी लेंथ 4 है, ले सकता हूँ ना मैं, चलो 6 ले लेता हूँ, कहते थोड़ी बड़ी लग रही है 6 ले लेता हूँ, और इसकी विड्थ मैं 5 ले लूँ या 4 ले लूँ, ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इस साइड का और इस साइड का रेशियो बन रहा है वो तो बन रहा है 3:4, और इस साइड का और इस साइड का रेशियो क्या 3:4 आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं आ रहा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो सेम रेशियो में नहीं है, तो हमारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, सारी की सारी जो साइड्स की रेशियो है वो बराबर नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है बात? रेयर केस फिर वही कह सकते हो जब हमने रेक्टेंगल को उस हद तक खींच दिया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई तो स्क्वायर बन गया, फिर स्क्वायर सिमिलर हो जाते हैं। कैसे? नीचे जो आपने जहाँ 5 लिया है 3 4 ही तो बनानी है ना, मैं सारी हम्म 3/4 हम्म हम
हाँ लो ना, फिर मैं तो कह रहा हूँ लो, होगा ही नहीं कभी भी। लंबाई बड़ी रहेगी हमारी, चौड़ाई छोटी रहेगी, तो रेशो कभी बराबर आएगी ही नहीं। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक इसकी साइड पहले ले लो उसकी बाद में ले लो। सर 9 जैसे 5 की जगह 9 ले लो और 6 की जगह 12 ले लो, तो भी तो 3/40 रेशो आएगी। क्या 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 करूँ? 5 की जगह 9 अच्छा, और 6 की जगह 12। 6 की जगह 12 ले लूँ तो 3 और 4, इसकी रेशो कितनी आ गई? 3:4 आई। और इसकी रेशो कितनी आई? 3:4 आई। हाँ यहाँ पे 3:4 आ गई, तो ये सिमिलर हो गए। सही बात है, यहाँ पे इसकी और इसकी रेशो 3:4 आई, इसकी और इसकी रेशो 3:4 आई। ऐसे इसकी और इसकी रेशो 3:4 आ जाएगी, इसकी और इसकी रेशो 3:4 आ जाएगी। लेकिन सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर तो नहीं हो रहे ना, कोई रेयर कंडीशंस वाले हो रहे हैं कि भाई ऐसे अगर हम साइड्स को सेट कर लें कि एक साइड 9 ले लें, एक 3 ले लें, एक 12 ले लें, 4 ले लें, तो अगर उनकी साइड्स सेम रेशो में आ जाए तो सिमिलर हो गए, अदरवाइज सारे नहीं होंगे। तो हमें वो बताने कि सारे किस में सिमिलर हो रहे हैं। तो सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं है, लेकिन स्क्वायर सारे के सारे सिमिलर है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई केस में होगा कोई केस में नहीं होगा। रेक्टेंगल में किसी में होगा और किसी में नहीं होगा, ऑलमोस्ट सभी में नहीं होगा, कुछ एक में होगा जहाँ पे ये रेशो बराबर हमारे को चलती रहेंगी। ठीक है ना, तो रेशो वाला पार्ट हमें देख के चलना है। क्लियर होती है बात के नहीं? तो सारे के सारे स्क्वायर हमारे क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे आगे कहता है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे के सारे ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। किस टाइप के ट्राइंगल्स? वहां पे उन्होंने दिया आइसोस्केलस के इक्विलेटरल। आइसोस्केलस में भी कुछ डाउट हो रहा होगा बच्चों को शायद से। बताओ कि आइसोस्केलस सारे सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? क्या कहते हो? सर नहीं होंगे क्यों सारे। नहीं होंगे? सर क्योंकि उसमें 2 साइड ही सेम होती है, तीसरी तो साइड डिफरेंट उसकी होती है ना। तो length फिर की। उसका दूसरे वाले ट्राइंगल के साथ रेशो में कोई फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि हमें तो दो ट्राइंगल्स और क्या? हमें तो दो ट्राइंगल्स को देखना है ना, दो आइसोस्केलस ट्राइंगल देख लिए। हाँ बताओ। सर उसमें जैसे उसकी 2 साइड्स इक्वल है, उसकी 2 साइड्स इक्वल है, हाँ तो उनकी तो उन दोनों 2 साइड्स की तो हमारी रेशो सेम आ जाएगी, लेकिन तीसरी साइड की तो डिफरेंट हो जाएगी ना उन दोनों से। हाँ देखो सही बोला। तो इसमें भी तो हम रेक्टेंगल की तरह रेयर केस कह सकते हैं ना। अगर हम नहीं तीसरी यहाँ साइड नहीं कुछ होगा, ऐसा यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। देखो कैसे, एक साइड मैंने लिया, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाया, 3 और 3 ले लिया, और ये 4 सेंटीमीटर वाली साइड ले ली। 3 और 3 6, हाँ ये बन सकता है। ठीक है, 3 और 3 और 4 वाला। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल ले लिया मैंने, 5 5 और 6 ले लिया। बन सकता है, ये भी ट्राइंगल बन सकता है, डेफिनेटली बनेगा। कंपास का यूज करोगे, स्केल का यूज करोगे, आपका बनेगा ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल ये है, आइसोस्केलस ट्राइंगल ये है। क्या इनमें एंगल्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन बाद में पता चलेगी ना कि एंगल्स क्या है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि साइड्स का भी रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। चलो एंगल्स तो समझ में नहीं आ रहे बराबर है कि नहीं, क्योंकि दिए नहीं, साइड्स दे रखे हैं ना, साइड्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। 3 का 5 के साथ रेशो बनाते हैं, तो 3 और 5 का रेशो बनेगा। इस 3 का इस 5 के साथ रेशो सेम आएगा, लेकिन इस 4 का इस 6 के साथ रेशो 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि 4 और 6 का अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो ये 2:3 आ जाएगा। तो रेशो तो बराबर नहीं आया ना तीनों केस में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि इस येलो के साथ रेशो बनाया, इस ग्रीन के साथ रेशो बनाया, और इस ब्लू वाली साइड का इस ब्लू वाली साइड के साथ रेशो बनाया। तीनों रेशो हमारे बराबर आने चाहिए। अब पलक का कहना था कि क्या इसमें भी कोई ऐसा रेयर केस हो सकता है जैसे कि आपने रेक्टेंगल के अंदर भी कर लिया, लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो रेशो सेम बनानी पड़ेगी तो ये साइड को 3 लाना पड़ेगा और इसको 5 ही लाना पड़ेगा, तो वो इक्विलेटरल बन जाएगा। फिर वो आइसोस्केलस की जंप से उसकी कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, एक स्टेप आगे जंप कर जाएगा वो। पलक ठीक है? तो इसमें कुछ और वैल्यूज लेके भी तो इन्हें 3 और 5 का बना सकते हैं। नहीं बना सकते, और कोई वैल्यूज लेके नहीं बना सकते। अगर आपका कहना है कि अगर मैं ऐसा ले लूं कि बड़ी साइड ले लूं कोई ऐसी, अगर तुम कहते हो कि तीनों, अगर मैं यहाँ पे ले लूं कितना 6 और 10 9 और 15 6 और यहाँ पे 10 ले लूं, तो ये क्या रेशियो बन जाएगा?
हाँ वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। रीजन क्योंकि ये वाली जो 6 साइड अगर मैं ले लूँ बेस वाली साइड, तो उसमें 3 की आर्क लगाऊंगा, यहाँ जाएगी, इधर से 3 की आर्क लगाऊंगा, यहाँ जाएगी, तो ये 3 वाला जो ये पॉइंट ऊपर दिख रहा है ना, रफली जो मैंने बनाया है, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यानी कि ये वाला जो ए पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, बीसी के ऊपर ही ये ए वाला पॉइंट यहीं आएगा, अगर मैं 6 को ले लूंगा तो। अगर आप ये कहते हो कि ये 6 ले लूँ और वो 10 ले लूँ, अच्छा अगर मैं और बड़ा कर दूँ, तो बड़ा कर दूंगा तो डेफिनेट नहीं बनेगा, और छोटा कर दूँ, और छोटा कर दूं, वो रेशो वो यही रहने दूं, देखता हूं एक बारी। हमें जो तीसरी साइड लेनी पड़ेगी, कंडीशन क्या आप सेटिस्फाई कैसे हो सकती है कि ये वाली साइड हमें इस तरीके से कोई लेनी पड़ेगी कि इन दोनों के सम से वो बड़ी होनी चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हाँ, तीसरी साइड हमारी छोटी होनी चाहिए इन दोनों के सम से, ठीक है, तो बड़ी नहीं हो सकती। गलत बोल गया मैं, बड़ा बोल गया, गलत नहीं, बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा। ये वाली जो साइड है सर्कल वाली, जहां मैंने सर्कल डाला है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 6 से छोटा ही आएगा, 6 से बड़ा नहीं आ सकता। तो 6 से छोटी अगर मैं कोई पॉइंट में कुछ या ऐसी पॉइंट वाली वैल्यूज वाली साइड ले लूं, तो क्या रेशो बन सकता है? ये खुद ट्राई करना एक बार। अब मैं फिलहाल इस पे और टाइम नहीं लगा रहा हूं। तो अब बात ये थी कि क्या सारे के सारे सभी पे एप्लीकेबल हो रही है क्या ये बात कि सारे के सारे आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या सिमिलर हो रहे हैं? कोई एक आधा अगर हो जाता है तो वो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। यानी कि यहां जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में बोली गई है, देखो उसको क्या बोला गया कि ऑल, ना कि कोई रेयर कंडीशन, सारे के सारे की बात करिए कि क्या सारे के सारे ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ऑल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर अगर वो आइसोस्केलस है या अगर वो इक्विलेटरल है। सारे आइसोस्केलस तो सिमिलर नहीं होंगे, सारे के सारे आइसोस्केलस ट्राइंगल तो सिमिलर नहीं होंगे। अभी हमने चेक कर लिया कुछ एक, चलो माना कि यहां कोई साइड हमने बनाने की कोशिश करी, मैंने अभी ट्राई नहीं किया। 4.5 वीर कह रहा है कि ये 4.5 ले लो और ये 7.5 तो रेशो कितनी आ रही है? 3/5 3/5 आ रही है। अगर हम इसको काटें तो किससे काटा है? 15 से, ठीक है। तो 4.5 अगर मैं बेस ले लूं और 3-3 सेंटीमीटर की साइड ले लूं तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होगा? हाँ डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये कंडीशन वो वाली को सेटिस्फाई कर रहा है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है हमेशा। ऐसे यहाँ पे देखो तो 5 और 5 का सम 7.5 से बड़ा है, ऐसे 5 और 7 पॉइंट का सम 5 से बड़ा है, ऐसे ही सर से। तो ये ट्रायंगल्स तो बनेंगे और इनकी रेशो भी बराबर आ रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स इस टाइम पे सिमिलर हैं। यानी कि कह ये सकते हो कि मैंने दो आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाए। अगर और आगे पढ़ लोगे तो ही समझ में आएगा ये चीज कि जिनके ये वाले एंगल सेम थे। बड़े और छोटे तो कर दिए, ये 40 डिग्री का एंगल, ये 40 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया 100 का। ऐसे ये 40 डिग्री का एंगल, ये 40 डिग्री का एंगल और ये 100 का। ऐसा तो मैं बना ही सकता हूँ, देखो बड़े आराम से बना सकता हूँ। मैंने एक साइड ली 10 सेंटीमीटर की, यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बना दिया, बन गया आइसोस्केलस कन्फर्म में, ठीक है। ये भी 40 का, ये भी 40 का, ये 100 का आएगा। अच्छा मैंने एक साइड ली 50 सेंटीमीटर की, छोटा ले लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ी हो गई, ये 12 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक है। तो यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बनाया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल, और डेफिनेटली दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि एंगल्स वाली बात इनकी सेम है। और ट्रायंगल के अंदर इतने में भी कंडीशन बन जाती है कि अगर एंगल 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 यानी कि एंगल्स अगर बराबर हैं तो भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। आज की क्लास का ये टॉपिक नहीं है एंगल एंगल एंगल, जो मैंने बोल दिया ना रूल्स, ये आज की क्लास के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वाला पॉइंट तुम्हारे को ज़्यादा गहराई में तभी समझ में आएगा जब तुम 2-1 क्लासेस आगे चले जाओगे। आज जो भी मैंने लिख दिया ये, ठीक है, क्योंकि मुझे फिलहाल मेरे को वैल्यूज लेके समझाना था तो उसमें पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एंगल्स लेके तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कि हाँ ऐसे तो हो सकता है कि यहाँ पे जो रेशो इसका बनेगा और इसका बनेगा, इसका बनेगा और इसका बनेगा, वही रेशो होगा 10 और 12 का जो बन रहा है, यानी कि 5/6। यानी कि इस साइड को और इस साइड को मेजर करूंगा, दोनों का रेशो बनाऊंगा तो 5-6 का ही रेशो आएगा, भले ही वो डेसिमल में हो। ऐसे यहाँ पे करूंगा तो वो भी रेशो सेम देगा 5:6। कल एक काम करना, आप घर पे एक काम करना छोटा सा कि एक 10 सेंटीमीटर की साइड लेना, बेस साइड, एक एंड पे 40 डिग्री का एंगल बनाना, दूसरे एंड पे 40 डिग्री का एंगल बनाना, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां तक ले लेना, नाम डाल देना ABC। दूसरा एक ट्रायंगल बनाना, एक 12 सेंटीमीटर की साइड लेना, इधर 40 डिग्री का एंगल बनाना, इधर 40 डिग्री का एंगल बनाना, और कंपास से मत बनाना क्योंकि बनेगा नहीं तुमसे 40 डिग्री का एंगल वहां पे, प्रोट्रैक्टर से ही बनाना है, यानी कि D से ही बनाना है। दोनों तरफ से 40-40 का एंगल बना दिया, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो एक दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। फिर इसकी तीनों साइड नाप लेना, इसकी तीनों साइड नाप लेना स्केल से, प्रॉपर डेसिमल में जितनी भी आ रही हो, ठीक है। फिर इस वाली साइड को और इस वाली साइड को डिवाइड करना कैलकुलेटर की मदद से, जो रेशो वहां आ रहा होगा ना वही रेशो इनका भी आ रहा है, यानी कि 5:6 ही बन रहा होगा। यानी कि मानो ये एक्स वाली साइड जितनी भी मेजर आ रही थी, सुन लो जरा सारे जने ध्यान से, एक्स वाली मेजर कर लेना, इधर से वाई वाली को मेजर कर लेना, फिर एक्स वाली को ऊपर रखना, वाई वाली से डिवाइड कर देना। जो तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पे वो सेम आंसर होगा जो कि 5 को 6 से डिवाइड करके आ रहा है। यानी कि अगर मैं कैलकुलेटर उठाऊं
और मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड कर दूं 6 से, तो कितना आ रहा है 0.83, ये आ रहा है ना 0.83 आ रहा है। तो यानी कि x को जब तुम y से डिवाइड कराओगे तो तुम्हारे को 0.83 ही मिलेगा। ये कैलकुलेटर से खुद करना एक काम करने वाला एक एक्टिविटी होगी तुम्हारे लिए, ठीक है, मतलब कि एक करने के लिए खुद तुम्हारे को एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो कि ये हो गया तुम्हारे पास करने के लिए। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? हेलो, अच्छा आ रही है। ठीक है, तो हम कुछ ज़्यादा ही गहराई में चले गए इस टॉपिक के, थोड़ा सा अब इससे निकल आते हैं, इस कुएं में से बाहर आ जाते हैं। तो मीटिंग एंड होने वाली है क्या? अच्छा, स्टार्ट कर चुके हैं नई मीटिंग? हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला इसमें उन्होंने कि सारे के सारे जो ट्रायंगल्स, कैसे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोस्केलस के इक्विलेटरल, इक्विलेटरल सिमिलर होंगे, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, इसकी तीनों साइड्स बराबर है 5 5 5 6 6 6, सारे एंगल 60 60 60 के ही होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 के ही होते हैं। ये तो कहीं ऐसी दुविधा वाली बात नहीं है, सबको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 के होते हैं। तो उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका 60 तो उसका भी 60, इसका 60 तो इसका भी 60, इसका 60 तो इसका भी 60। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे ही होगा। अब साइड्स की रेशियो देखो, तो अगर यहाँ 5 6 बन रही है तो यहाँ पे भी 5 6 बनेगी और यहाँ पे भी 5 6 बनेगी। अगर मैं कोई दूसरा ट्रायंगल बना लूँ जिसकी हर एक साइड 7 7 सेंटीमीटर की हो, तो इस पे 5 7 की रेशियो बन रही है, तो इस पे 5 7 की बन रही है और इस पे भी 5 7 की रेशियो बन रही है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी बराबर आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होगा। तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पक्का और पक्का और पक्का और पक्का सिमिलर ही होंगे। क्लियर होती है बात क्या नहीं होती? ठीक है जी, तो यहां पे आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सारे के सारे आइसोस्केलस सिमिलर नहीं होंगे। कुछ एक हम बना सकते हैं हमारी, और बहुत सारे नहीं भी होंगे और बहुत सारे होंगे भी। इनफाइनाइटली काउंट करें तो होंगे और इनफाइनाइटली ही नहीं होंगे। अब 5 सेंटीमीटर जैसे वो कंडीशन बताई थी, 4 सेंटीमीटर साइड लेके 40 डिग्री का एंगल, 2.5 सेंटीमीटर साइड लेके 40 का एंगल, 10.5 सेंटीमीटर लेके 40, 10.1 सेंटीमीटर लेके 40। इनफाइनाइटली ट्रायंगल्स बन जाएंगे यहाँ पे, जो कि आइसोस्केलस होंगे और सिमिलर भी होंगे, और ऐसे ही अनकाउंटेबल हमारे सिमिलर नहीं भी होंगे। तो हमें तो सारे पे बात करनी है ना कि कुछ एक पे। तो क्वेश्चन को पकड़ के चलना, फिल इन द ब्लैंक्स भले ही है 1 सेकंड के अंदर आंसर दिए जा सकते थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हर टॉपिक की बड़ी ही होती है। पहली क्लास हमेशा टॉपिक जब भी होगा तो बड़ी ही चलेगी। आगे बढ़ते हैं। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगन जिनकी साइड सेम हो वो सिमिलर होते हैं इफ, दोनों कंडीशन जो अभी पढ़ाई थी वही भरनी है यहाँ पे। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल आएगा, इक्वल नहीं आएगा प्रोपोर्शनल आएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है भाई ये बात तुम लोग को कि नहीं? यस सर। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल क्या दूं? ठीक है, सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल हम यहीं से दे देते हैं कि भाई वो दोनों ट्रायंगल्स हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकते हैं, या वो स्क्वायर हो सकते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। स्क्वायर भी दे सकते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी दे सकते हैं। और नॉन सिमिलर फिगर का आइसोस्केलस ट्रायंगल दे दो या रेक्टेंगल दे दो, ठीक है, या आइसोस्केलस ट्रायंगल दे दो, जैसे मर्जी, बहुत सारी और चीजें भी हैं। अच्छा, नीचे वाले पार्ट में कह रहा है कि ये बताओ कि ये नीचे वाली जो शेप्स हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं है। बताओ जी क्या कहते हो, ये वाली शेप्स दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है? वाई नहीं है। वाई क्यों नहीं है? सर एंगल इक्वल ही है। क्योंकि इसके एंगल्स हमें साफ साफ प्रतीत होता नजर आ रहा है कि 90 डिग्री के नहीं है। यहाँ पे मार्क कर रखा है आपने 90 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कोई भी 2 पॉलीगन तब भी सिमिलर होंगे जब वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ट्रायंगल को छोड़ के ट्रायंगल में और भी कंडीशंस आसान आसान बन जाएंगी आपके सामने। ये दोनों कंडीशंस ट्रायंगल से ऊपर वाली सारी शेप्स के लिए, ठीक है। तो
दो क्वाड्रिलेटरल तभी सिमिलर होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स सेम रेशियो में होगी। अगर साइड्स की रेशियो देखो तो 1:2 आ रही है, 1.5 को 3 से डिवाइड करो, यानी कि 1.5 ऊपर रखो, 3 नीचे रख दो तो 1/2 आ रहा है, और अगर 3 ऊपर रख दो, 1.5 नीचे रख दो तो 2 आ रहा है। वो आपकी चॉइस होगी कि किसको ऊपर रखना चाहते हो, किसको नीचे रखना चाहते हो। अगर बड़े वाले की साइड को ऊपर रखोगे तो हमेशा बड़े वाले शेप की साइड को ही ऊपर रखोगे, इस वाली साइड को ही ऊपर रखोगे, इस वाले की साइड नीचे रखोगे। और अगर इस वाले को ऊपर रखना है तो इस वाले की साइड को नीचे रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दोनों केसेस हो सकते हैं, ये भी और ये भी। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो इसमें इसका और इसका रेशो 1:2, इसका और इसका रेशो 1:2, इसका और इसका रेशो 1:2, इसका और इसका रेशो 1:2। रेशियोज तो बराबर आ गई, लेकिन एंगल्स के टाइम पे ये मुसीबत आ गई इसके ऊपर कि एंगल्स बराबर नहीं आए, इसलिए दोनों की दोनों शेप्स हमारी सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सिमिलर क्यों नहीं है? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जगह पे एंड डाल दिया मैंने, एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, क्लियर होती है बात क्या नहीं होती? मुझे क्लियर करो आप लोग। आ गया। आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अब हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं जो आज हमने पढ़ना था, और समय हमारा काफ़ी निकल गया बेसिक बात को बताते हुए। तो सबसे पहले मैं अब ज़्यादा और आपका टाइम लिए बिना मैं सीधे थ्योरम पे आ रहा हूँ। ये आपकी मेन थ्योरम है, स्टार्टिंग है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बहुत बार। तो इस बार भी आप समझ के चलो कि जब भी कोई भी साल हो, मैं किसी भी साल में पढ़ाता हूँ तो पहले ही बोल देता हूँ भाई ये थ्योरम 90% चांसेस है पेपर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये करके चलनी है। वो रट्टा ही मारोगे ज़्यादातर, तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन देखो क्या करते हो तुम लोग। लेकिन समझ के चलना, रट्टा मारो तो समझ के मारो। क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम की? इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर हमने एक साइड डाली, एक लाइन डाली जो कि किसी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं टेढ़े ना देख के ठीक सामने वाले इस तरीके से देख लेता हूं कि इस वाली नीचे वाली लाइन के, ये जो नीचे येलो कर रहा हूं जिसको डार्क, इसके पैरेलल में इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन डाल देता हूं, कहीं पे भी, चॉइस मेरी है, सेंटर वेंटर की कोई बात नहीं हो रही यहां पे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम 9th वाली भी इसी का ही रूप है एक तरीके से। मैंने यहां पे एक लाइन डाल दी, और ये लाइन ट्राइंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती, दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती हुई जा रही है। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? और इसमें करा क्या है, कंडीशन क्या मिली है अब तक हमें कि एक लाइन पैरेलल डाल दी आपने, यानी कि अगर ये लाइन L है तो L इज पैरेलल टू BC, L लाइन BC के पैरेलल है, और L लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स AB को और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। उन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का नाम मैं लिख देता हूं D और E। इस पॉइंट का नाम, चलो ये L भी हटा ही देता हूं इसको, इस पॉइंट का नाम D और इस पॉइंट का नाम E, और L देना है तो कहीं यहां दे देता हूं। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। भाई ये बहुत बढ़िया बात अब आगे समझ में आने वाली कि इस लाइन की वजह से हो क्या जाएगा कि जो दोनों साइड्स थी ना ये वाली, ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि जिस रेशो में ये साइड बन रही है, मानो कि ये ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा 3 है और नीचे वाला पार्ट तुम्हारा 2 है, ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, तो रेशो बनी 3:2। तो उधर वाली भी जो रेशो होगी वो भी 3:2 ही होगी। ये प्रूव करना है कि इसका जो रेशो बनेगा ना वो भी सेम ही बनेगा, यानी कि ये भी 3 पार्ट होंगे और ये भी 2 पार्ट होंगे इस साइड के लिए। मीनिंग समझ पाए हो इसका? इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ पाए हो? इस लाइनों का मतलब समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? ये प्रूव करना है हमें। कोई आवाज नहीं आ रही किसी की भी मुझे? सर एक बार रिपीट करना, नेटवर्क इश्यूज थे। मैंने कहा कि एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल, एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी, किसी एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी, तो वो लाइंस अगर, वो लाइंस नहीं, एक लाइन है वो लाइन अगर अदर टू साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर दे,
तो वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे। ये प्रूव करना है तो मैं गिवन बात लिख रहा हूं, जो चीज प्रूव करनी है वो लिख रहा हूं और आगे इसको प्रूव करते हैं। गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक लाइन डालनी थी जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो। तो ट्रायंगल की साइड है बीसी, मैंने बीसी के पैरेलल अपनी मर्जी से एक लाइन डाल दी एल, और एल लाइन दोनों अदर टू साइड्स को डी और ई वाले पॉइंट पे कट करती है। तो वो डीई जो लाइन है, डीई जो साइड है, ये पैरेलल होगी बीसी के। ये पार्ट हमें एक तरीके से मालूम है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ठीक है जी। प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है इसके अंदर? इस थ्योरम का मेन मकसद क्या है? इसमें हमें साबित क्या हो जाएगा, यहाँ साबित करना क्या? फिलहाल अभी साबित करना है और आगे एज ए प्रॉपर्टीज को लेके चलना है। तो उससे हमेशा क्या साबित हुआ माना जाएगा? माना यह जाएगा कि एडी और डीबी से जो रेशो बन रही है, यानी कि एडी और डीबी का जो रेशो बन रहा है, वही सेम रेशो इधर वाली साइड्स का भी बनने वाला है, यानी कि एई और ईसी का बनेगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अभी प्रूव करेंगे, जब थ्योरम के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको प्रूव करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में इस थ्योरम को लगाना है तो ये चीज वहां पे मान ली जाएगी बाय बीपीटी। इसी प्रॉपर ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, यही स्टेटमेंट बीपीटी करके आ सकती है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कि वो पेपर में आ सकता है कि प्रूव करो कि बेसिक प्रोपोर्शन, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको प्रूव करो। ठीक है, और इसको थेल्स थ्योरम भी लिख देते हैं। थेल्स मैथमेटिशियंस का नाम और उसकी जो थ्योरम पे काम हुआ वो ये थ्योरम। ठीक है, तो मेन ये बीपीटी ही मानो इसको, बीपीटी के रूप में ही पूछी जाएगी आपसे, या फिर पूरी स्टेटमेंट यही दे देंगे जो लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना हो तो हमें बेसिकली ये चीज प्रूव करनी है। बोलो क्लियर हो रही है बात क्या नहीं हो रही? आगे देखें प्रूव कैसे करना है। हाँ, बीपीटी हम लिख सकते हैं। बीपीटी जब किसी क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज हम कर रहे होंगे, यानी कि हमें कंडीशन कहीं क्वेश्चन में ऐसे मिल रही होगी तो वहां पे रीजन देना है, तो या तो मैं पूरी यही स्टेटमेंट डालूंगा या इन शॉर्ट बीपीटी लिख दूंगा। दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, फिलहाल अब वो क्वेश्चन अगर वो थ्योरम प्रूव करने को दे रहे हैं तो वहां पे उनकी चॉइस है कि वो पूरी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन देते हैं या बीपीटी लिख के क्वेश्चन देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन के कुछ एक स्टेप्स हैं, कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, हम ई से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए बी लाइन के ऊपर। ठीक है, और डी से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एसी लाइन के ऊपर। ठीक है, दो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। अब परपेंडिकुलर जब डाले जा रहे हैं तो वो उन लाइंस को कहीं ना कहीं कट भी कर रहे हैं, टच भी कर रहे होंगे, तो इन पॉइंट्स का भी नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। फिलहाल ये मैं 3 और 2 हटा देता हूं। तो इस पॉइंट को मानो कि इसको M लिख दिया और इसको N लिख दिया, और फिर क्या करना है आपने, इसको और इसको ज्वाइन कर देना है। B को E से ज्वाइन कर देना है और D को C से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, क्यों ऐसा करा, अब इसके पीछे का रहस्य जानो। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि ड्रॉ DN परपेंडिकुलर AC के ऊपर और EM परपेंडिकुलर AB के ऊपर एंड ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, CD और BE को ज्वाइन कर दिया। इतना काम हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अब ये प्रूफ जो है ना वो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं लिखता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ फिगर को। देखें अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर। अब बेसिकली मुझे चाहिए क्या था, आप देखो जरा, AD और DB चाहिए था, यानी कि AD और DB वाला पार्ट चाहिए था, यानी कि AD के नीचे DB लाना है। ठीक है, और उधर से देखो तो AE के नीचे EC लाना है,
और ये दोनों फिर इक्वल बताने हैं। मेन बात यह है कि इक्वल भी बताने हैं। इक्वल कैसे बताए जाए, तो एक बार ही देख लोगे क्या कैसे लिखा जा रहा है इसको, तो बड़े आराम से इसको कैच कर पाओगे और लिख पाओगे तुम। देखो ऐसे करा इसके अंदर कि मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, ऊपर वाले ग्रीन ये जो भी है कलर ब्लू ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, मैं दो तरीके से नहीं निकाल सकता, दो परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिक फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो अगर मैं एडी को बेस लूंगा तो एडी के ऊपर जो हाइट आ रही है वो एम ई आ रही है, उसको लेना पड़ेगा। अगर मैं ए को बेस लूंगा तो उसके ऊपर आ रहा है डी एन, ऐसे लिख सकता हूं ना। फिलहाल मैं एडी के लिए काम कर रहा हूं तो मैं एडी को बेस लेके चलूंगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ध्यान से देखते रहना, ए डी ई का एरिया हाफ इंटू बेस ए डी इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। जब मैं AC को बेस ले रहा हूं तो AC बेस के ऊपर आने वाली हाइट को लेना पड़ेगा, यानी कि ME को लेना पड़ेगा। AD लिया तो ME तो लूंगा, AD बेस लिया तो ME हाइट आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है इतना? अच्छा, अब इसमें जो दूसरी कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को होती है वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको वो कंफ्यूजन आए ना, इससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये शेप बनाई, ये क्या बनाया मैंने, एक ट्राइंगल ही बनाया ना, मैंने इसके अंदर ये हाइट बना दी इसके अंदर, क्लियर। ए बी सी, और यहां पे डाला मैंने P और यहां पे डाला D, ठीक है, यहां पे ऐसे डाल दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ट्राइंगल ABC है, ABC ट्राइंगल जो ABC है, इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट इसकी हाइट होगी AD। सारे बच्चे यही बोलोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, इसकी हाइट वाला पार्ट होगा AD। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे जी इसकी हाइट है AD, कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो इसकी हाइट है वो AD है, H मतलब वो हाइट हो गया। अच्छा, मैं इस वाले ट्राइंगल की अगर हाइट पूछूं, जिसको मैंने अभी लाइंस डाल के बताया, इसकी हाइट कितनी होगी, AD ही होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं जिसमें टेढ़ी लाइंस डाली हैं, AD। पूरे ट्राइंगल की बात करूं, AD। जब इस पूरे ट्राइंगल की हाइट AD है, तो अगर मैं जिसको शेड कर रहा हूं उसकी हाइट पूछूं तो यहां कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि वो हाइट उसके अंदर दिख नहीं रही होती, वो उसकी हाइट उसके अंदर आ नहीं रही, तो हाइट ली क्यों उसकी। अब इस पॉइंट को याद करो कि एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस मानते हो आप, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि मैं आपको बोलूं ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इस पॉइंट A से इस लाइन L के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस आप मेजर करोगे। कि डिस्टेंस बोलूं तो A पॉइंट से A लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या डिस्टेंस होगा, बताओ जरा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उसका डिस्टेंस होगा, यानी कि मैं कहूं कि A पॉइंट से L लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या, आप कहेंगे कि ये वाला डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारा डिस्टेंस माना जाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे इसकी तरफ, इसके लिए ना एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कैसे, जरा गौर फरमाना इस बात पे। ये मैंने एक बंदा बना दिया, मैंने कहा इसकी हाइट नापो, तो तुम यही कहोगे इसकी हाइट है, जो परपेंडिकुलर वाली बात है, ठीक है। अब मैं इस बंदे को देखो किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं, येलो शेड में थोड़ा सा बना रहा हूं या रेड पेन का यूज कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। अब मैं क्या कहूंगा इसकी हाइट क्या होगी, क्या तुम ऐसे नापोगे इसकी हाइट, ऐसे ये रेड लाइन नापोगे, ऐसे कहोगे इसकी हाइट ये है, बताओ। ये जो ये बंदा भी खड़ा हुआ ही है, मानो चलो ये ऐसे नहीं लग रहा तुम्हारे को, चलो ठीक है, मैं इसकी टांगे ठीक कर देता हूँ, टांगे ठीक कर देता हूँ, टेंशन मत लो, टांगे मैं इसकी चौड़ी कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ये इसकी मोटी मोटी टांगे हैं, ऐसे फैला हुआ बंदा, फैटी बंदा है बहुत ज्यादा, उसकी टांगे फैली पड़ी हैं यहाँ से, ऐसे ये मत समझना कि पैर मैंने ऐसे फैला दिए हैं, पैर ये ऐसे ही हैं, यहाँ पे हैं उसके ये, चलो सर मान लिया, ठीक है। ये इतना मोटा है, ये चलो ये मोटा कर दिया, पूरा इतना मोटा कर दिया, ये लो, ये इतना मोटा आदमी है। अब मैं कहूँ इसकी हाइट नापो, तो तुम कहोगे कि यहां से यहां ये ऐसे नाप लूंगा, ये हाइट हो जाएगी इसकी, ये जो ब्लू लाइन डाली है मैंने, इसके सर पे यहाँ पे इंची टेप रखूंगा और यहाँ पे एंड कर दूं, और कहूंगा ये नाप के कहूंगा इतनी हाइट बन रही है, ये बोलोगे तुम हाइट कहोगे ये वाली जो मैं ले रहा हूं कलर ब्लू या ब्राउन या चलो जोन सा भी कलर आ रहा है, ये वाली हाइट को ही तुम हाइट कहोगे, ग्रीन वाली को, यही हाइट को हाइट कहोगे ना, कि ब्लू वाली लाइन को हाइट कहोगे उस बंदे की,
ग्रीन वाली लाइन को कहोगे भले ही वो इतना मोटा था तो यानी कि इस कॉर्नर से इधर का डिस्टेंस लंबा ही बनेगा, ऐसे वाला लेंथ हमेशा लंबी आएगी, लेकिन ऐसे वाली लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो इस वाले डिस्टेंस से छोटा होगा, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज बड़ा हो जाता है परपेंडिकुलर के मुकाबले। ठीक है, तो किसी भी हाइट की जब बात की जाती है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेके माना जाता है, ऐसे टेढ़ी वाली लेंथ को हम हाइट नहीं मानते किसी भी चीज को, किसी भी चीज की। ऐसे ही एक पॉइंट से, ध्यान दे जरा स्क्रीन के ऊपर सारे जने, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस वाले डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, मैं इस वाले डिस्टेंस को डिस्टेंस बोलूंगा, कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही डिस्टेंस है जी। इनके बीच में अगर आप ऐसे समझो कि ए पॉइंट से एल लाइन पे जाना है, मुझे ए पॉइंट से एल लाइन पे जाना है, तो कौन सा रास्ता चुनोगे, यही वाला रास्ता तो चुनोगे, ये सबसे छोटा होगा, ऐसे क्यों जाओगे, ऐसे तो लंबा पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो जो सबसे छोटा रास्ता है वही परपेंडिकुलर है और वही नापा जाता है हमेशा। तो ऐसे ही जब मैं इस पॉइंट ए से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस नापूंगा तो ये वाली हाइट कोई भी नहीं हाइट होगी, हाइट यही वाली होगी, येलो वाली, जिसको मैंने ग्रीन कर दिया है, क्योंकि पॉइंट ए और बीसी के ऊपर ही वो पीसी आ रहा है, बीसी लाइन के ऊपर ही वो पीसी आ रहा है, तो पॉइंट ए से बीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं हाइट लिख चुका हूं, वही हाइट मानी जाती है और कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, वो लेंथ भले ही हो जाएंगी, वहां से वहां की लेंथ हो जाएगी, ए से सी की लेंथ हो जाएगी, लेकिन अगर मैं उसको कहूंगा कि उसका डिस्टेंस मेजर करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हमारा सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। वो हो सकता है कभी उस ट्रायंगल के अंदर आए, कभी उस ट्रायंगल के अंदर ना आए। जैसे कि मैं पीसी और ए ट्रायंगल को ले लूं, जो येलो वाला ट्रायंगल है, इस येलो ट्रायंगल के अंदर मैं कभी भी पी पॉइंट से उसकी ए पॉइंट से उसकी हाइट नहीं दिखा सकता, उसके अंदर नहीं दिखा सकता, उसके हमेशा बाहर ही आएगी, जैसे कि ग्रीन वाला डिस्टेंस है। हाइट को लेके थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या दिक्कत आई बताओ, अपना डाउट पूछो, क्या प्रॉब्लम है? जिसको समझ में आई है या तो हाँ या ना बोलो, जिसको नहीं समझ में आई वो हाथ खड़ा कर दो, जिसको बात समझ में नहीं आई हाथ खड़ा करो। सर आ गई समझ। मनमीत को समझ में नहीं आई, ओके। नहीं सर समझ आए। नहीं सर समझ आई या नहीं समझ में आई? समझ आ गई। समझ आ गई। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल, येलो वाले ट्रायंगल की अगर मैं हाइट की बात करूं और वो हाइट में ए पॉइंट से डालूं तो कदापि कदापि उस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ सकती वो हाइट उसके बाहर ही जाएगी, जैसे कि ये ग्रीन वाली हाइट है। ठीक है, अब यही सेम बात यहां तुम्हारी मेन फिगर के अंदर भी हो रही है। जरा ध्यान से देखो कि ये जो ए बी लाइन थी, ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये वाला डल रहा है, ये जिसको मैंने अब डार्क करा है, ये ए बी लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, तो ए बी लाइन के ऊपर इस ई पॉइंट से जितने भी परपेंडिकुलर होंगे वो यही परपेंडिकुलर की बात होगी, यानी कि वो ई एम की ही बात होगी। अब क्या कहने का मतलब हुआ जी, जैसे कि मैं इस येलो वाले ट्रायंगल की बात करूं, स्क्रीन पे फोकस करो सारे जाने, अगर मैं इस येलो वाले ट्रायंगल का हाइट पूछने बैठूं तो इसका हाइट भी ई एम ही होगा, क्योंकि वो ई पॉइंट से हाइट बन रही है। ठीक है, मैं ई पॉइंट से मेजर कर रहा हूं उसकी हाइट, और वो कहां तक जा रही है, वो बीडी बेस तक जानी चाहिए, और बीडी को एक्सटेंड करा हुआ है तो वो ए तक जा रहा है, और ए बी के ऊपर बनने वाली हाइट है ई एम। ई पॉइंट से बात वही आ गई कि ई पॉइंट से ए बी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ई एम, यानी कि इस ए बी बेस पे जितने भी ट्राइंगल ई पॉइंट से बनेंगे उन सबकी हाइट यही होगी ई एम। इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी बताएं, बात समझ में आई कि नहीं आई? मीटिंग ओवर हो जाएगी अभी। नो प्रॉब्लम। क्या टाइम हो गया क्या मीटिंग का? अनाउंसमेंट आ चुकी है 10 मिनट की। अच्छा, तो अब क्या करूं, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है कि मैं घुस जाता हूं इस टॉपिक के अंदर, पता नहीं क्यों, फिर मैं थोड़ा सा बाहर आता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, देखो रटना, रटवाना और ऐसे ही लिख देना अलग बात होती है, 2 मिनट के अंदर करवा दूंगा, 2 मिनट के अंदर। लेकिन ये समझाने वाली बात है, आपको मैं ट्रायंगल की हाइट ही नहीं समझाऊंगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएंगी जो अब मैं स्टेप लिखने वाला हूं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, मैं लिख देता हाफ इंटू डी बी इंटू मैं कहता ई एम हाइट होगी,
स्कूल टीचर यही कहेंगे EM हाइट होगी। तुमको पूछोगे, वैसे तो कहीं पूछेंगे नहीं, कहेंगे होती होगी शायद से, और कहीं पूछेंगे तो कहेंगे यही होती है। एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे। भाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि तुम्हारे भेजे में आ जाए, तुम पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ जाओ, ठीक है। अब अगर मैं ये पॉइंट लिख देता तो तुम्हारे दिमाग में क्या ये कंफ्यूजन रहती कि नहीं रहती कि मैंने EM क्यों लिख दिया? बताओ, मुझे खुद बताओ, सच सच बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती बता दो, तुम सच बताओ कि क्या तुम्हारे दिमाग में एक कंफ्यूजन नहीं होती कि EM हाइट क्यों ले ली? येलो वाले ट्रायंगल के अंदर तो EM आ नहीं रहा, हाइट उसकी कैसे उसके अंदर हो, फिर ये कैसे हाइट मान ली? भाई बहुत से ट्रायंगल ऐसे ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बना के दिखाया इधर कि ट्रायंगल, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, ए पॉइंट से अगर मैं इसकी हाइट बनाना चाहूं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली हाइट इसकी हाइट होगी। टेढ़ी वाली हाइट नहीं होती, हाइट यही होगी, उसके अंदर नहीं आएगी, बाहर आएगी। कैलकुलेशन में भी यही आएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के टाइम पे भी यही वाली हाइट को लेना पड़ेगा। क्लियर होती है बात कि नहीं होती? अगर नहीं हुई होगी ये बात तो अगली क्लास में पहले आप यही पॉइंट पूछेंगे। मैं इसको फटाफट से, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, मैं इसको प्रूव करके दे देता हूँ आपको। तो मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। मैंने दोनों के ट्राइंगल को अलग अलग निकाला और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दिया एक ही स्टेप के अंदर। इक्वेशन 1 थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE को निकाला था, उसका एरिया ये बनेगा। ये इक्वेशन 2 थी, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड करा दिया, तो मेरे को ये चीज मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं कि EM और EM तो सेम हाइट है, ये कट जाएगा, हाफ और हाफ तो सेम है, कट जाएगा। मेरे पास बच गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन में DB। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। सेम यही स्टेप्स इस साइड पे लगा रहा हूं मैं। अगेन मैं येलो वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, लेकिन इस टाइम पे बेस में AE को ले रहा हूं। अगर मैं AE को बेस लूंगा तो डेफिनेटली हाइट उसी के ऊपर आने वाली लेनी पड़ेगी, यानी कि DN को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, अब बार बार फिर मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ऊपर वाला ही है ट्राइंगल, नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स के एरिया में डिवाइड कर रहा हूं। कौन से ट्राइंगल्स का? एक तो मैंने लिया ADE का और एक लिया DEC का। DEC का ऊपर वाले का एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस, पहले वाला बेस नहीं है, अब मैंने बेस चेंज कर लिया है, इधर वाली साइड ली है, ये AE साइड ली है, ये वाली AE, तो AE, तो AE के ऊपर हाइट आ रही है देखो DN, चलिए लिख दिया DN। अब नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस देखो इसका क्या है EC, और इसकी हाइट इसके अंदर नहीं दिखा सकते, इसके बाहर ही जाएगी, वो DN ही आएगा। सेम वही वाला लॉजिक जो अभी समझाया, EC इंटू DN, EC इंटू DN। यहाँ पे भी सेम स्टेप्स, ये कट रहेगा, ये हाइट वाला पार्ट कट जाएगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये पॉइंट नंबर 4 बन गया हमारे पास। क्लियर? ये AEEC और ADDB वही चीजें आ चुकी है जो चीज प्रूव करनी थी। ADDB और AEEC वही चीजें आ चुकी हैं, लेकिन एक गड़बड़ आ रही है इसके अंदर। ADE और ADE तो सेम आ रहा है, ये दोनों स्टेप्स हमें इक्वल दिखाने हैं। इक्वल मैं तभी दिखा सकता हूं जिसके इक्वल ये हो रहा हो और जिसके इक्वल ये हो रहा हो, वो दोनों भी आपस में इक्वल हो। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को मेरे को आपस में इक्वल दिखाना है तो कुछ ना कुछ पार्ट इसका और इसका कॉमन लेना पड़ेगा। अगर इसमें वो चीज कॉमन, इसमें वो चीज नहीं होगी, दोनों में वो चीज कॉमन नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो दो स्टेटमेंट्स या दो इक्वेशंस कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगी। दो इक्वेशंस अलग अलग कब इक्वल हो सकती हैं? 6 मिनट का टाइम है, अभी मैं टाइम ले सकता हूँ। x m के इक्वल है और y t के इक्वल है, मैं कहूँ ये सारे आपस में इक्वल हो जाएं, ये तभी मुमकिन है जब इसकी एक वैल्यू इसकी एक वैल्यू के इक्वल होगी, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, या तो x को y के इक्वल होना पड़ेगा या m को t के इक्वल होना पड़ेगा, तभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी आपस में इक्वल होंगी। क्लियर होती है बात? नहीं होती? जिज्ञासा होती है कि नहीं होती है? मुझे लगा आप कह रहे हो कि नहीं होती। ठीक है जी, तो यहां पे भी वही सिचुएशन बन रही है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज मुझे इक्वल बतानी है। तो थर्ड इक्वेशन जिसके इक्वल है और थर्ड इक्वेशन में AD और DB जिसके इक्वल है और फोर्थ इक्वेशन में AE और EC जिसके इक्वल है, वो दोनों चीजों को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। उसमें से कुछ चीजें तो इक्वल हैं, ये ADE और ADE, ऊपर ऊपर वाला पार्ट तो इक्वल है, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे है ADB और नीचे है DEC, ये इक्वल नहीं है। फिगर में देखते हैं, देखो कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं।
एक तो ये वाला येलो वाला पार्ट है, जो येलो ही है, एक दूसरा जो पार्ट है उसको मैं लाइन से शेड कर रहा हूँ, लाइंस मतलब कि डाल रहा हूँ, शेड नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ, अब वो क्या कहते हो उसको देख लेना तुम खुद ही, लाइंस डाल रहा हूँ मैं उसके अंदर, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये येलो वाला ट्राइंगल हमें इक्वल करना है। ये चीज़ हमने 9th क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के टाइम पे पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे हों और बिटवीन सेम पैरेलल हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो जाते हैं। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समय सीमा कम है, 4 मिनट है, मैं अभी 4 मिनट में प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, अगली क्लास में इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इक्वल है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है येलो वाला, देखो इतना समझ लो बस, छोटी सी बात जो प्रॉपर्टी में लग रही है वो बात समझा देता हूँ कि येलो वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना मेन फिगर के अंदर, येलो वाला ट्राइंगल और लाइंस वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल एरिया के होंगे। रीजन, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इनका एक ही बेस मैंने ले लिया, डीई साइड उस वाले ट्राइंगल की भी बन रही है, इस वाले ट्राइंगल की भी बन रही है, और ये दोनों ट्राइंगल्स जिन दोनों साइड के बीच में बन रहे हैं वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, डीई और बीसी, यानी कि इसका एक जो एंड पॉइंट है, यानी कि डीई का एंड पॉइंट बी, पहले वाला ट्राइंगल येलो वाला कंप्लीट हो गया, और डीई का दूसरा एंड पॉइंट सी, वो सी और बी जिस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, और डीई जो खुद लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? आपने दिया है, एक लाइन पैरेलल डाली थी हमने इसके अंदर, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे हो, बिटवीन सेम पैरेलल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में, फिलहाल मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा था, DBE, एक येलो वाला है DBE, एक येलो वाला ट्राइंगल इनमें से और एक ट्राइंगल लाइंस वाला है, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल मैं लिख सकता हूं इसको DE एंड BC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी से यही होता था कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे या बिटवीन सेम पैरेलल तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। तो फटाफट लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने पॉइंट दिया। अब इस पॉइंट का यूज मैं 4th इक्वेशन में कर रहा हूं, देखो जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो DEC था, जो 4th इक्वेशन में DEC लिखा हुआ है, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, DBE, क्योंकि DCE का एरिया DBE के इक्वल है। तो मैं इस वाले ट्राइंगल को हटा रहा हूं और इसकी जगह पे ये वाला ट्राइंगल डाल रहा हूं, फायदा अभी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ठीक है। 4th वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी, और ये किसके इक्वल होगा, 4th वाली इक्वेशन जिसके इक्वल थी, यानी कि AE अपॉन में EC, यानी कि इक्वल वाला जो पार्ट था वो एज इट इज रहा। ये 5th पॉइंट आ गया, 4th को कन्वर्ट करके 5th मिल गया। अब 5th वाले पॉइंट को देखो या 5th इक्वेशन को देखो, समय सीमा बहुत कम है, समय सीमा मतलब समय ही कम है ही नहीं। और तीसरे पॉइंट को देखो, अब तीसरा इक्वेशन और 5वां इक्वेशन, 5th इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को देखो, दोनों की लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम बन चुका है, ADE अपॉन में DBE, दोनों का लेफ्ट वाला पार्ट सेम है, लेकिन दोनों के राइट वाले पार्ट अलग अलग हैं। तो यानी कि अब राइट वाले पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, कहने का मतलब है क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट दोनों के इक्वल है ना, तो राइट वाले पार्ट भी अब इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 3rd एंड 5th इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, 3rd का जो राइट वाला पार्ट है वो है AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB किसके इक्वल होगा, 5th इक्वेशन का राइट वाला पार्ट। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा थोड़ा सा फटाफट बताता हूं। मानो कि जो फर्स्ट इक्वेशन में था x और y, ये था A अपॉन में B के इक्वल, ठीक है। और जो नीचे वाली इक्वेशन थी उसमें भी आ गया x अपॉन y और ये P अपॉन Q के इक्वल है। ऐसे ही हुआ ना कि ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। अब तुम ये कह सकते हो कि इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन की ये वाली वैल्यू मैंने यहां रिप्लेस कर दी, एक्स वाई ये वाला हटाया और ये वाला ए बी यहां डाल दिया, तो A अपॉन बी किसके इक्वल आ गया, P अपॉन Q के। ऐसा कर दिया हमने एक तरीके से काम। क्लियर हुई, समझ में आई बात कि क्या करा हमने?
बताओ समझ में आई बात के नहीं आई, फटाफट से मुझे क्लियर करो। ये थ्योरम समझ में आता ही, सर आ गए। यही थ्योरम समझ में आता ही, और इसका कन्वर्सो ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी पहली एक्सरसाइज अगली क्लास में खत्म, पूरी की पूरी, फटाफट से, ठीक है। पक्का हो जाएगी अगली क्लास में। थ्योरम वाला पार्ट थोड़ा स्पीड में ले लूंगा अगली क्लास में, अगली थ्योरम, और क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे, बाय बाय।